Is it visible to everyone now? Yes, sir. Yes, sir. Okay, good. So we were talking about the different components of robot and controller, and with the series, we come across with RDC as well now. And as I have told you, instead of an encoder, we generally use RDCs now in robots. I will tell you that how these are different from the encoders and what are the major functions they provide to robotic arms. So basically, our resolver digital converter is nothing but a type of encoder which provides the data, the angular momentum, the angular data, degrees of freedom data of robotic arm, that is servo motor. The degrees of rotation, how much it rotated, it provides us the data in digital form. Like when we see that that much of a robot arm is rotated, so it is done by a resolver digital converter. So how they are different from encoders? Unlike encoders, resolvers have no electronic component, and therefore they are very robust against the soiling, vibrations, and work safely even within a wide range of temperatures. बिकॉज इनके अंदर कोई इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट नहीं होता है, तो ये काफी जो है रिलायबल होते हैं परफॉर्मेंस के संदर्भ में, एंड दे आर इन्वायरमेंटली वेरी रेजिस्टेंट. तो इसलिए भी जो है रिजोल्वर्स को आजकल इनकोडर की जगह पे रोबोटिक आर्म में यूज किया जा रहा है. ये इनका बेसिक फंक्शन मैं आपको बता दूं. ये बेसिकली इसके अंदर 3 टाइप के कॉइल होते हैं. वैसे तो 2 कॉइल होती हैं, तीसरी कॉइल जो होती है वो जनरली जो है स्टेशनरी कॉइल मानी जाती है, जस्ट फॉर अ रेफरेंस. उसको रेफरेंस कॉइल भी बोलते हैं. पहली कॉइल होती है रोटेटिंग कॉइल, दूसरी कॉइल होती है स्टेशनरी कॉइल, और तीसरी कॉइल होती है रेफरेंस कॉइल एक रिजोल्वर के अंदर. तो जब हम कोई इनपुट रिजोल्वर को देते हैं, रोटेटिंग कॉइल जो है रोटेट करती है, और वो रेफरेंस कॉइल के मतलब रिलेशन में, जो रेफरेंस कॉइल होती है उसके रिलेशन में कोसाइन एंड साइन में आउटपुट सिग्नल्स जनरेट करती है, जिसको बाद में जिन सिग्नल्स को बाद में कन्वर्ट करके हमारे स्मार्ट पैड पे भेज दिया जाता है वाया कंट्रोलर. तो इस तरीके से ये काम करते हैं. मतलब डिग्रीज ऑफ रोटेशन को हमें ये डिजिटल फॉर्म में स्क्रीन पे दिखाते हैं कि कितने डिग्रीज जो है एक सर्वो ने रोटेट किया है, उन डिग्रीज को ये डिजिटल फॉर्म में डेटा के कन्वर्ट करके हमें हमारी स्क्रीन पर दिखाते हैं. So that's how these resolvers works in robotic arm, and that's how we are able to get the exact position data of a robotic arm or any kind or any machine, whether it is a CNC, VMC, HMC. हमें पता होता है कि किन कोऑर्डिनेट्स पे मशीन जा रही है just because of our resolver digital converters. और इनके फंक्शन मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए हैं. एक तो पोजीशन डेटा देने में ये जो है काम में लाए जाते हैं. द अदर थिंग इज दैट इन मेजरिंग द टेम्परेचर्स, सर्वो मोटर का टेम्परेचर क्या है, कि मोटर किस टेम्परेचर पे करंटली एग्जिस्ट कर रही है. क्योंकि एज यू सी, जैसे जैसे हम किसी सर्वो के अंदर टेम्परेचर इंक्रीज होगा, तो एक सिमिलर पैटर्न पे सर्वो का काम करने का जो टॉर्क होगा वो वेरी करेगा. द टॉर्क वेरीज व्हेन जनरली द रोबोटिक आर्म एंड द सर्वो को उसको प्रोग्राम कर दें, तो रोबोटिक आर्म जो है थोड़ा सा ज्यादा टॉर्क लेगी मूव करने में, क्योंकि वो अभी बिल्कुल भी मोशन में नहीं थी. इट वाज वेरी स्टिल. वो अपनी बिल्कुल जीरो मतलब कि ऑफ कंडीशन में थी. तो जैसे ही हम ऑन करके पहला पॉइंट चलाते हैं, तो उसका टॉर्क जनरली थोड़ा सा हाई रहता है. लेकिन उसके बाद जैसे जैसे वार्म अप होता है, तो हल्का सा जो है टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से वहां पे टॉर्क में जो है चेंज आता है. यानी कम टॉर्क पे भी रोबोट फिर अच्छे से, मतलब फ्लेक्सिबली, पूरा फ्रीली जो है मूव करती है. तो ये उस टाइप के टेम्परेचर मेजरमेंट्स में भी काम आता है. और कंट्रोलर, तो रिजोल्वर्स का जो है कम्युनिकेशन रोबोट कंट्रोलर से करने में भी ये बहुत अच्छे एक कैटलिस्ट के रूप में काम करते हैं. दैट्स व्हाई दे आर मोस्टली प्रेफरेबल इन रोबोट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, जस्ट लाइक KUKA,
कि किन पैरामीटर्स पे वो चल रहा है. And then we have here the smart pad or teach pendant component, which is very important and very much useful when we talk about programming and teaching of a robot. ये वो चीज है जिसके बारे में आपको बहुत ध्यान से समझना होगा, और इस पे मैं थोड़ा सा ज्यादा फोकस रखूंगा, क्योंकि तो टीच किया जाता है, और ये जो है अलग अलग फॉर्म में आते हैं. हर मेक के साथ, हर मैन्युफैक्चरर के साथ ये अलग अलग फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं. जैसे कि आपको आपकी लेफ्ट साइड में ये जो इमेज है, इसके लेफ्ट साइड में जो है ये टीच पेंडेंट है फानुक का, जिसमें कि पूरा जो है कीज दी गई हैं. ये टच नहीं होता, ये स्क्रीन टच नहीं होता, पूरा काम जो है कीज के साथ होता है, की फंक्शन ऑपरेशन होता है इसमें. और पूरे जो इसके मेन्यू है, फंक्शन है, वो पूरा जो है कीज के थ्रू ऑपरेट किया जाता है. यानी कि किसी ऐसा नहीं होगा कि बहुत ज्यादा के मिलेगा, उसके अंदर एक सब फाइल होगी या फिर एक प्रोग्राम मॉड्यूल होगा, उसके अंदर सब मॉड्यूल होगा. तो इस तरीके से आपको जो है इसमें एलिमेंट्स मिलेंगे यूजिंग दीज कीज. दूसरी तरफ राइट, ये स्मार्ट पैड है, ये जो है कूका का है. स्मार्ट कूका जो है वो टीच पेंडेंट नहीं बुलाते इनको, स्मार्ट गली. और कैलिब्रेशन, प्रोग्रामिंग, टीचिंग, प्रोसेस सिमुलेशन, तो सबके लिए जो है मेन्यू स्मार्ट पैड के अंदर ही होता है. तो you will be provided with the tabs of particular operation or function, and then when you touch the tab, it shows the different kind of areas where you can work upon, in which you can do modification, you can create something, or you can modify the system parameters. तो ये होता है स्मार्ट पैड और टीच पेंडेंट. इसके बारे में, इसकी पूरी की कॉन्फ़िगरेशन मैं आपको समझाऊंगा, और उसके बाद हम जो है अपना टीचिंग का और प्रोग्रामिंग का प्रोसेस जो है स्टार्ट करेंगे रोबोट के लिए. सो टीच पेंडेंट बेसिकली ये रोबोट की प्रोग्रामिंग एंड टीचिंग में यूज होता है. बट हाउ, मतलब किस टाइप की, व्हाट टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग और टीचिंग डू वी डू विद द हेल्प ऑफ टीच पेंडेंट और स्मार्ट पैड. रोबोट की प्रोग्रामिंग जो है जनरली वो दो टाइप की होती है, एक ऑफलाइन प्रोग्रामिंग, एक ऑनलाइन प्रोग्रामिंग. नाउ पे अटेंशन. What offline programming means is that you are doing it on a system, on a laptop, while taking the setup online. Okay. And what is online programming? That means that you are physically present on the system or setup, right on the shop floor or in the robotic cell or wherever the robot is installed. ये समझ आया आपको? ऑफलाइन प्रोग्रामिंग होगी कि आपने सिस्टम को ऑनलाइन लिया है, but you are not close to the system. You are somewhere at your home, somewhere at your office. You are just opening the software and doing the programming. That is called offline programming, but you are doing it online. But online programming is जो आप स्मार्ट पैड और टीच पेंडेंट से करते हो, जिसमें आप फिजिकली जो है सेटअप के पास होते हो, जहां रोबोट इंस्टॉल किया गया है, whether it is a work cell, whether it is a robotic line, production line, or whatever it is. जब भी आप रोबोट के पास हो, that is called online programming. So now you see that by the help of smart pad or teach pendant, you can do online programming of a robotic system, and that is the major. In fact, 90% of robots are programmed in that way. That is most sufficient and most flexible and most easy way to do programming and teaching of a robot with the help of teach pendant and smart pad. तो ये सबसे अच्छा एक वे है रोबोट को प्रोग्राम करने का. दैट्स व्हाई इट वाज डेवलप्ड एंड इट वाज क्रिएटेड. फर्स्टली इट वाज क्रिएटेड जस्ट टू हैंडल एंड टू operate the robotic system, but as time passed and as the technology has got amended, most of the functions of teaching and programming has been provided by the technicians, by the developers within the smart pad or teach panel itself. तो अब हमारे पास जो है जितने भी रोबोट्स आते हैं, ऐसा दुनिया में कोई रोबोटिक सिस्टम नहीं होता जिसका स्मार्ट पैड या टीच पेंडेंट अलग से डेवलप ना किया जाए, क्योंकि एक
सॉफ्टवेयर को डेवलप करना, फिर उस सॉफ्टवेयर की आप जो है उसको पेड रखते हो, की कॉन्फ़िगरेशन होता है, फिर वो क्योंकि रोबोट इतने कॉस्टली होते हैं तो इंडस्ट्रीज के लिए उनके सॉफ्टवेयर खरीदना, फिर उनको ऑपरेट करना, और वो भी सॉफ्टवेयर में प्रोग्राम किया गया जो पार्ट होता है उसको फिर आप रोबोट पे एक बार चला कर देखोगे कि वेदर तो कोई पूंजी नहीं होती आई थिंक इंडस्ट्रीज के लिए। सो व्हेन वी टॉक अबाउट इंडस्ट्री और इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस, तो उसमें ये बहुत ही टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाता है, और इतना टाइम किसी लाइन या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के पास नहीं होता कि एक रोबोट को प्रोग्राम करने के लिए वो 2 या 3 दिन उनको देने पड़े। सो दैट्स व्हाई टीच पेन एंड और स्मार्ट पैड जो है सभी के लिए कंपल्सरी होता है, और ये सब जगह प्रोवाइड कराया जाता है, चाहे किसी भी मेक का, किसी भी ब्रांड का रोबोट हो, और ई सकते हैं। सो दीज आर द फंक्शंस ऑफ ए स्मार्ट पैड एंड टीच पेंडेंट। तो एक तरफ एडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेज we can take dry runs of our already taught program, what we have done, what we have created, और दूसरा जो है उसकी टेस्टिंग के साथ साथ हमें ये पता चलता रहता है कि how exactly it is going to work। मतलब अगर हमने 10 पॉइंट टीच किए हैं, अगर कोई एरर जनरेट होता है या किसी भी तरीके का जो है किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आती है, तो हमें वो साथ के साथ पता चल जाता है कि अगर हम ये प्रोग्राम क्रिएट कर रहे हैं तो यहाँ पे ये एरर आ रहा है। लेकिन जब हम सॉफ्टवेयर में कर रहे हैं तो उसका हमें पता नहीं चलता कि अ, मतलब कि एरर क्या आएगा, कैसे आएगा, और हो सकता है हम ऐसी टीचिंग कर दें कि रोबोट सिंगुलैरिटी में चला जाए। तो इस तरीके से जो है और हमारे प्रोसेस हर्डल में आ जाए, तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए जो है टीच पेंडेंट या स्मार्ट पैड यूज़ किए जाते हैं। तो दूसरी तरफ अब डिसएडवांटेजेस की बात अगर होती है तो दैट इज़ नथिंग बट दिस इज़ नॉट अ डिसएडवांटेज एक्चुअली, but it is in some manners when we talk about time saving, when we talk about process continuity, when we talk about the production and productivity of a plant। तो जब हमें रोबोट को टीच करना होता है रोबोटिक सिस्टम इन टीच मोड, इट विल नॉट वर्क, अब काम नहीं करेगा प्रोसेस पे, वो टीच मोड में है, मतलब कि हम उसका यूज कर रहे हैं, जो हम उसको इंस्ट्रक्शन देंगे, जैसा हम उसको जॉब कराएंगे, जैसा हम उसको प्रोग्राम क्रिएट करेंगे, वो वैसे ही जो है काम करेगा। तो उस टाइम पे जो है हम उसको प्रोडक्शन में यूज नहीं कर सकते, ठीक है। और दूसरी चीज ये है कि जो स्मार्ट पैड या टीच पेंडेंट के साथ फेमिलियर नहीं होते, जिनको अच्छी खासी ट्रेनिंग नहीं मिली होती है, जिनका अनुभव उतना ज्यादा नहीं होता, फॉर दोज पीपल इट इज वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल अ रोबोट एट इंस्टेंट इन अ while when they are given to some job or task to perform on a robotic system. If you are not experienced in doing the teaching and programming of a robotic system by using smart pad or teach pen, and you will not be able to handle it appropriately, or you may crash the robotic arm, or you may hit it somewhere else. You can damage the torch, you can damage the whole arm assembly, you can even damage the robotic system. So things can go in a very bad way if you are not aware of smart pad or teach pendant functions and its use, how it has to be used. तो ये इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, बट दे कैन बी दे कैन बी नेग्लेक्टेड। थोड़ा सा अगर आप स्किल्ड हो, आपको ट्रेनिंग मिली है, और आपको पता है कि यू कैन डू समथिंग इन दिस टाइम फ्रेम, आपको अगर एक बार किसी चीज का एक्सपीरियंस हो जाता है, सो यू नो कि अगर किसी टाइप की कोई प्रॉब्लम आपके सामने आई है, अब जैसे मैं मैथ्स का एग्जांपल लेता हूँ, हमें पता है कि एडिशन करना, सब्ट्रैक्शन करना, डिवाइड करना, मल्टीप्लिकेशन करना क्या होता है। तो अगर हमारे सामने प्रॉब्लम होती है कि 10 + 10 कितना है, सो विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स वी विल से 20। बट अगर हमें पता ही नहीं है कि 10 + 10 ये प्लस क्या है, बीच में एडिशन होता है, क्या होता है, कैसे करते हैं, तो वी विल टेक टाइम टू डू दैट। सिमिलर वे में स्मार्ट पैड के साथ प्रोग्रामिंग और टीचिंग का एक्सपीरियंस अगर हमें हो तो बहुत आसान होता है, लेकिन अगर नहीं हो तो ये जो है बहुत ही हार्मफुल भी हो सकता है, रोबोटिक सिस्टम, इंक्लूडिंग रोबोटिक सिस्टम एंड इंक्लूडिंग इवन द ह्यूमन इटसेल्फ जो कि उस पे काम कर रहा है। तो ये मैंने आपको अभी तक जो है बताया स्मार्ट पैड के और टीच पेंडेंट के बारे में, क्योंकि हम अलग अलग कंपोनेंट्स की हम एनाटॉमी के बारे में बात कर रहे थे अब तक।
सो आई रिवाइज वंस अगेन। सबसे पहले हमने पढ़ा था रोबोटिक आर्म के बारे में, मैनिपुलेटर स्टार्ट कैसे होता है, कितने एक्सिस का मैनिपुलेटर हमने देखा था। 6 एक्सिस के मैनिपुलेटर पे हमने डिफरेंट टाइप ऑफ जॉइंट्स एंड लिंक्स देखे, ठीक है। हमने सर्वो की असेंबली देखी, ठीक है, सर्वो जो मोटर जो है कहाँ कहाँ असेंबल्ड होती हैं। उसके बाद हमने रिडक्शन गियर असेंबली देखी, उनके साथ कहाँ कहाँ रिडक्शन गियर असेंबली होती है। फर्स्ट एक्सिस, सेकंड एक्सिस, थर्ड एक्सिस, फोर्थ एक्सिस, फिफ्थ एक्सिस एंड सिक्स्थ एक्सिस, हमने 6 की 6 एक्सिस देखी, ठीक है। उसके बाद हमने रोबोट के मैनिपुलेटर के बेसिक कंपोनेंट्स के बारे में देखा कि कहाँ पे इस पे इंटरफेसिंग के बोर्ड लगा होता है, कहाँ कहाँ से इसकी जो है पावर केबल्स जो हैं इसमें डक्ट की जाती हैं, ड्रेस की जाती हैं। उसके बाद हमने कंट्रोलर के बेसिक कंपोनेंट्स के बारे में जाना कि कंट्रोलर जो है किन किन चीजों से मिलकर बना है। सो आई होप you all have some idea now कि एक रोबोटिक सिस्टम जो है किस तरीके से मिलकर बना होता है। और उसके बाद हमने कंट्रोलर के डिफरेंट कंपोनेंट्स के बारे में थोड़ा सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्टरी डिस्कशन किया कि किस तरीके से जो है ये इसके डिफरेंट काइंड ऑफ कंपोनेंट्स जो हैं काम करते हैं। सो उसके बाद हमने लास्ट में कंट्रोलर के कंपोनेंट्स के बाद हमने अब स्मार्ट पैड के और टीच पेंडेंट के बारे में जाना, दैट हाउ अ टीच पेंडेंट एंड स्मार्ट पैड वर्क्स। नाउ आई विल टेल यू व्हाट इज द की कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अ स्मार्ट पैड। तो स्मार्ट पैड के ओवरव्यू मैं आपको दूंगा कि इसमें कौन कौन से कीज होते हैं, क्योंकि आप लोग जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहे होंगे या कभी आप रोबोटिक सिस्टम पे जब आओगे, आई होप के आओ आप, तो जब आप ये करके देखोगे एक बार टीचिंग का पार्ट, तो आपको जो है स्मार्ट पैड पे ही काम करना है। सो आई विल नॉट बी गोइंग टू टीच पेंडेंट, आई विल बी जस्ट टीचिंग यू द स्मार्ट पैड एंड इट्स वे ऑफ ऑपरेशन। तो सबसे पहले की कॉन्फ़िगरेशन मैं बताता हूं आप लोगों को। एज यू कैन सी, 1 नंबर की मार्किंग पे बटन फॉर रिक्वेस्टिंग डिसकनेक्टिंग स्मार्ट पैड। तो जो 1 नंबर की मार्किंग, इज इट विजिबल टू एवरीवन? Can you clearly see? Yes, sir. Okay. सो 1 नंबर की जो मार्किंग पे बटन है, एक्चुअली इट्स अ स्विच, जो कि अगर हम एक बार प्रेस कर दें तो स्मार्ट पैड जो है हमें 30 सेकंड का एक टाइमर देता है। वो 30 सेकंड का टाइमर इसलिए होता है कि अगर हमारा कंट्रोलर ऑन है, रोबोटिक सिस्टम ऑन है और हम स्मार्ट पैड पे काम कर रहे हैं, बट हम चाहते हैं कि स्मार्ट पैड को हम डिस्कनेक्ट कर लें, तो हम डायरेक्टली इसकी केबल को अनप्लग नहीं कर सकते कंट्रोलर से। इन दैट केस स्मार्ट पैड विल लूज इट्स डेटा और मे बी इट्स मेमोरी कैन क्रैश। तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, क्योंकि एक विंडोज ऑपरेटेड सिस्टम है तो बहुत ही केयरफुली हमें इसको टैकल करना होता है। In that condition, the KUKA itself has given a switch that when we press it, robot goes into a scenario where it prepare itself to disconnecting the smart pad. जब आप ये की प्रेस करते हो तो ये 30 सेकंड का एक टाइमर देगा आपको स्क्रीन पे कि now you can disconnect the smart pad from controller. अगर ऑफ कंडीशन में है सो यू कैन डिस्कनेक्ट इट एनीवे, लेकिन जब ऑन कंडीशन में है तो ये बटन प्रेस करने के बाद ही आप स्मार्ट पैड को जो है डिस्कनेक्ट कर सकते हो। द सेकंड वन इज इनेबलिंग स्विच। नाउ फॉरगेट द वर्ड इनेबलिंग स्विच। इसको आप जो है इनेबलिंग स्विच ना बोलें, क्योंकि आगे अभी 3-4 और इनेबलिंग स्विच आएंगे। सो यू मे गेट कंफ्यूज्ड के किस तरीके से इनेबलिंग स्विच जो है मतलब किस की के लिए मैं इनेबलिंग स्विच वर्ड यूज कर रहा हूँ। व्हेन आई टेक अ असाइनमेंट या फिर कोई छोटा टेस्ट अगर मैं लूंगा आपका, तो फिर इफ द क्वेश्चन कम्स अबाउट इनेबलिंग स्विच यू मे गेट कंफ्यूज्ड। आप इसको सेशन सिलेक्शन मेन्यू के नाम से या सेशन सिलेक्शन मैनेजर के नाम से आप याद रख सकते हैं इस की को। ये सेशन सिलेक्शन मैनेजर होता है, ये एक्चुअली एक कोई बटन नहीं होता, इसमें एक छोटी ये की लगी है। इस की को जब हम रोटेट करते हैं, ये टॉगल की होती है, ये एक ही डायरेक्शन में रोटेट होती है। इसके अभी ये करंटली जैसे 90 डिग्रीज पे है तो ये 0 डिग्रीज पे रोटेट हो सकती है। तो ये टॉगल की है, इसको जब हम घुमाते हैं तो एक सेशन सिलेक्शन मेन्यू खुलता है जहां पे हमें T1 T2 ऑटो एंड ऑटो एक्सटर्नल इस तरीके के जो है हमें सेशन मेन्यूज मिलते हैं। अब ये T1 T2 ऑटो और ऑटो एक्सटर्नल क्या है, लेट मी ट्राई एंड एक्सप्लेन यू। T1 T2 ऑटो ऑटो एक्सटर्नल ये सब जो है रोबोट के ऑपरेटिंग मोड्स हैं। यानी कि T1 मोड जो है वो हम तब यूज करते हैं जब हम रोबोट को टीचिंग या प्रोग्रामिंग रोबोट की कर रहे होते हैं। जब हमें रोबोट को टीच करना है, सो विल ऑलवेज बी टेकिंग द रोबोट इन T1 मोड।
क्योंकि बिना T1 मोड में लिए हम रोबोट की जॉब कीज को यूज नहीं कर सकते, हम उसको ऑपरेट नहीं कर सकते। T1 मोड में रोबोट्स जो हैं जनरली बहुत ही स्लो स्पीड पे चलते हैं, और ये वो मोड होता है जिसके अंदर हम इसकी प्रोग्रामिंग और टीचिंग करते हैं, एंड वी टेक द ड्राई रन्स ऑफ रोबोटिक सिस्टम। इसके अंदर रोबोट को अगर हम मतलब उसकी फुल स्पीड पे चलाएंगे भी तो वो मैक्सिमम से मैक्सिमम 250 mm पर सेकंड की स्पीड ले सकता है। 250 mm पर सेकंड, इससे ज्यादा कभी नहीं लेता। लेकिन 250 mm पर सेकंड पे भी वो कभी पहुंच नहीं पाता, क्योंकि जब हम टीचिंग कर रहे हैं सो वी स्लोली टेस्ट दैट हाउ इट इज गोइंग एंड हाउ वी हैव टॉट द प्रोग्राम। हमने उसकी टीचिंग कैसे कैसे की है, क्या पॉइंट सेफ हैं, क्या रोबोट सेफली मूव कर पा रहा है, क्या वो एक्सेस मूवमेंट तो नहीं कर रहा कि टाइम बहुत ज्यादा ले रहा हो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाने में, हमने किसी दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम के अकॉर्डिंग उसको टीच कर दिया हो। तो इन सब चीजों को कंसिडर करते हुए हम टीचिंग करते हैं, तो जिसमें कि उसकी मैक्सिमम स्पीड को वो कभी भी अटेन नहीं करता। लेकिन हाँ, टीचिंग के लिए हमेशा T1 मोड को सिलेक्ट किया जाता है। So this is the T1 mode. T2 mode, on the other hand, is nothing but a mode where all the safety curtains and sensors will be working. अगर आप T1 मोड में हैं तो कोई भी सेंसर या सेफ्टी कर्टन काम नहीं करेगा, क्योंकि आप रोबोट के पास खड़े हैं, आप उसको टीच कर रहे हैं। लेकिन T2 मोड में जब आप प्रोग्राम को रन कराते हो तो उस कंडीशन में जो है सेफ्टी कर्टन्स, सेफ्टी सेंसर्स, ये सब काम करते हैं। दैट मीन्स कि यू हैव ऑलरेडी टॉट द रोबोट हाउ टू मूव एंड फ्रॉम वेयर टू वेयर इट हैज टू बी मूव्ड, और उसके पाथ को, उसके पाथ ट्रेजेक्ट्री को वो फॉलो करते हुए, आपके प्रोग्राम को फॉलो करते हुए टास्क को कंप्लीट करता है विद इन द सेफ्टी फेंस। अगर आप सेफ्टी फेंस या रोबोट के मोबाइल is there any issue? हाँ Rajnandini, your mic is on. I think you want to ask something? Rajnandini, kindly turn off your mics when you are listening to something, or when you want to say something, or you want to ask something. You can take excuse for a second, and after that you can start your question or your query. Okay. Okay, let's resume the session. So T2 मोड में हम हमेशा जो है प्रोग्राम को रन करा के देखते हैं एज अ ड्राई रन। मतलब कि उसमें आप रोबोट को जो एग्जैक्ट प्रोग्राम आपका बना है उसको चला भी सकते हो इन नॉर्मल मोड, मतलब कि एप्लीकेशन एग्जीक्यूट कर सकते हो। लेकिन जनरली हम T2 मोड को यूज नहीं करते, क्योंकि अगर हमें की प्रेस करके रखना है और सेफ्टी फेंस के बाहर खड़े होना है तो उसका कोई मतलब नहीं बनता। या तो आप T1 मोड में रोबोट के पास रह के उसको टीचिंग करते हैं, प्रोग्रामिंग करते हैं उसकी, या फिर आप ऑटो मोड में चलाकर उसको देखते हैं। सो दैट्स ऑल यू डू। तो ये T1 T2 मोड है, और उसके बाद आता है ऑटो मोड। ऑटो मोड इज नथिंग बट ऑटोमेटिक मोड ऑफ अ रोबोटिक सिस्टम। व्हेन यू हैव डन प्रोग्रामिंग, when you have completed the teaching of a robotic system, you have taken the dry run and you find that everything is okay, तो आप क्या करते हो, ऑटो मोड में डाल के रोबोटिक सिस्टम को जो है छोड़ देते हो। बस एक बार फॉरवर्ड की दबाते हो, प्रोग्राम सेलेक्ट किया, फॉरवर्ड की दबाया और आपने छोड़ दिया। उसके बाद रोबोट पूरा प्रोसेस जो है ऑटोमेटिकली फॉलो करता है, एंड इट रन्स ऑन इट्स मैक्सिमम स्पीड इन ऑटोमेटिक मोड। ऑटोमेटिक मोड में जो रोबोट की स्पीड होती है 2 मीटर पर सेकेंड कूका की स्पीड होती है। फानुक में आई थिंक ये 1500 mm पर सेकेंड रहती है। तो ये जो स्पीड होती है ये मैक्सिमम स्पीड पे रोबोट जो है रन करता है, या फिर वो स्पीड होती है जो आपने प्रोग्राम की डिफाइन की हो। यानी कि मैक्सिमम स्पीड पे तो रन करेगा ही, लेकिन जो डिफाइन की गई है उसको फॉलो करते हुए। अगर आपने सीधा ही डिफाइन कर रखा है 2 मीटर पर सेकेंड, ये तो मैक्सिमम है, अगर वही डिफाइन कर रखा है तो उस पर भी चलेगा। लेकिन अगर आपने मीनवाइल, जैसे हम वेल्डिंग में 2 मीटर पर सेकेंड थोड़ी ना चल सकते हैं, वेल्डिंग विल नॉट बी इन अ गुड शेप, वो वेल्डिंग अच्छी नहीं आएगी अगर हम इतना तेज चलेंगे। तो वेल्डिंग में स्लो स्पीड चाहिए होती है। सो वी विल फीड इट लाइक एज पर आवर रिक्वायरमेंट, लाइक 50 mm per second, or it has to be 15 mm per second, 10 mm per second, whatever it is। तो एज पर आवर रिक्वायरमेंट जो भी हमने उसमें प्रोग्राम की है स्पीड, उसी स्पीड से रोबोट चलेगा ऑटोमेटिक मोड में। देन इट कम्स टू ऑटोमेटिक एक्सटर्नल, दैट इज ऑटो EXT। नाउ ये सभी मेक में नहीं आता है। लेट मी टेल यू वन थिंग,
ऑटोमेटिक एक्सटर्नल मोड जो होता है ये सभी मैन्युफैक्चरिंग ब्रांड्स में नहीं आता है। जनरली एबीबी और कूका इसे प्रेफर करते हैं क्योंकि ये अपने रोबोट्स में ऑटोमेटिक मोड और ऑटोमेटिक एक्सटर्नल को डिफरेंशिएट करके रखते हैं। वैसे तो कोई भी रोबोट है अगर वो ऑटोमेटिक मोड में चलेगा तो चाहे वो एक्सटर्नल कंट्रोलर से चल रहा है या इसके अपने कंट्रोलर से चल रहा है, वो ऑटोमेटिक मोड है। लेकिन एबीबी और कूका में जनरली ऑटो एक्सटर्नल यूज किया जाता है। ये होता है अगर रोबोट किसी एक्सटर्नल कंट्रोलर या एक्सटर्नल इनपुट आउटपुट्स के साथ काम कर रहा हो। जैसे कि एक रोबोटिक सेल है तो सेल के विद इन हम कोई भी ऑपरेशन अगर करते हैं तो वो रोबोट का अपना ऑपरेशन है। लेकिन अगर हम रोबोट को पिक एंड प्लेस के लिए या किसी दूसरी चीज के लिए हम लगाते हैं तो वहां पे हम आईओ बोर्ड या फिर पीएलसी का यूज करते हैं। ठीक है ना, इनपुट आउटपुट रिलेज लगाते हैं, इनपुट आउटपुट बोर्ड लगाते हैं या फिर पीएलसी लगाते हैं और वहां पे सेंसर्स कनेक्ट करते हैं हम कन्वेयर के साथ। तो वो सेंसर्स का डेटा जो है रोबोट के लिए एक एक्सटर्नल डेटा है और जो पीएलसी लगा है वो एक्सटर्नल कंट्रोलर का काम कर रहा है। तो उस मोड में जब रोबोट को काम करना हो देन इट विल बी रन इन ऑटो एक्सटर्नल मोड, दैट इज कॉल्ड ऑटो ईएक्सटी। तो ये होता है मोड सिलेक्शन स्विच का काम। ये मोड सिलेक्शन या फिर सेशन सिलेक्शन मैनेजर जो ये की होती है, इससे हम रोबोट के डिफरेंट टाइप ऑफ मोड सिलेक्ट कर सकते हैं। इज इट क्लियर टू एवरीवन? आपको ये समझ आ गई है यहाँ तक? हेलो, इज दिस क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. If I ask something about the topic, then you have to respond. आप मुझे बताइए कि आपको समझ आया या नहीं आया, so we will discuss about it. चलिए, so अब ये तो था सेशन सिलेक्शन मैनेजर के बारे में। तीसरे नंबर की मार्किंग पे अब हम बात करेंगे। ये इमरजेंसी स्टॉप है। सो अब आप मतलब आपने बहुत सारी चीजों में, बहुत सारी मशीन्स में, कहीं पे भी जहाँ पे भी आप ऐसा कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी देखोगे जो मशीन है, कोई काम कर रही है, चाहे वो रोबोट है, मशीन है या कोई इवन कोई मैनुअल मशीन भी है, कोई ऑटोमेटिक मशीन ना भी हो, तो भी ये इमरजेंसी स्टॉप जो है हर डिवाइस के साथ दिया जाता है। कोई भी एसेसरी है, इमरजेंसी स्टॉप हमेशा दिया जाता है जहाँ पे कोई हजार्डियस सिचुएशन जो है बनने का खतरा रहता है। तो ये इमरजेंसी स्टॉप है। रोबोट में इमरजेंसी स्टॉप जो है 3 टाइप के होते हैं, इमरजेंसी स्टॉप 1, 2, 3। वो अलग अलग टाइप के हैं। उसको आप जब टीच करोगे रोबोट को तब आप उसको जो है फील करोगे कि अलग अलग टाइप से कैसे काम करता है। इट जनरली वर्क्स इन डिफरेंट डिफरेंट मोड्स, लाइक व्हेन यू आर टीचिंग अ रोबोट एंड इट सडनली स्टॉप्स, then it will be working as an emergency stop 1 because due to some error or due to some external issues or internal issues the robot has stopped itself. And when you press the emergency switch, that is called emergency switch 2 because you have pressed the emergency switch, the robot has got some problem or you have got some problem, so that's why you have pressed the emergency stop. And the third emergency stop, that is called the dead man switch, which I'll be explaining you how it works and what is a dead man switch. After that you will be clarifying yourself that how exactly the third emergency switch works. So a dead man switch को जब हम प्रेस करते हैं और जब हार्डली उसको प्रेस कर लेते हैं तब तीसरे टाइप का इमरजेंसी स्विच काम में आता है। एनीवेज, ये एक मेन इमरजेंसी स्विच है जो डायरेक्टली दिया होता है स्मार्ट पैड पे। तो फोर्थ नंबर पे 6D माउस है फॉर जॉगिंग द रोबोट। नाउ आई होप ऑल ऑफ यू आर अवेयर ऑफ जॉयस्टिक्स। आप सबको पता है जॉयस्टिक क्या होती है? Yes, sir. Okay, let me tell you once again. If I am asking something, your duty is to respond to my queries because only this will make this interaction, will make this discussion more interesting. राइट आप लोगों को अगर मतलब कोई प्रॉब्लम हो कि आपको कोई चीज समझ नहीं आई है तो यू कैन डायरेक्टली आस्क मी, बट इफ आई एम आस्किंग समथिंग टू यू then your duty is to respond to my queries and respond to my questions so that I can understand better whether you are connected to me or not. तो आप लोगों को joystick के बारे में पता है? Yes. सभी लोगों को?
सर एक बार बता दीजिए आप। ओके ओके, नाउ दैट्स द पॉइंट। आप मुझे क्लियरली बोलें कि सर प्लीज एक्सप्लेन, आई वी डोंट रियली अंडरस्टैंड व्हाट द जॉयस्टिक रियली इज। एनीवेज दैट्स फाइन, सभी को पता नहीं होता, हमें भी पता नहीं था पहले, जब यूज किया उसके बाद ही इसको इसकी समझ आई। वेल, joystick is something, it is a kind of key which which sense the types of twist, and then it works on the system। देखिए कि किसी तरीके का ये एक तरीके की की होती है जिसको अगर हम लेफ्ट राइट अप डाउन पुश या पुल ऐसे इसको ट्विस्ट करते हैं की को, तो ये उसी वे में जो है सिस्टम को इंस्ट्रक्शन देती है। जैसे कि आपने अगर देखा हो रिमोट का, जो आपने पीसीबी देखा है उसके ऊपर जो रिमोट के प्लास्टिक मोल्डेड बटन रखे होते हैं, वो जो हम की प्रेस करते हैं तो एक्चुअली वो क्या करता है, उस पीसीबी पे जो नीचे प्रिंटेड होता है ना, उस चीज को वो प्रेस करता है ना। तो उसी तरीके से जॉयस्टिक या फिर इस 6D माउस में साइड बाय साइड जो है उसी तरीके का इंप्रेशन होता है। जब भी हम इसको रोटेट करते हैं तो ये या फिर ट्विस्ट करते हैं किसी भी डायरेक्शन में, तो ये उस डायरेक्शन की इंस्ट्रक्शन रोबोट को देता है मूव होने की। यानी कि 6D माउस जो है ये जॉगिंग की है, जैसे कि हर एक्सिस के लिए एक की होता है, वो दबाएंगे तो A1 एक्सिस काम करेगा, दूसरा की दबाएंगे तो A2 एक्सिस काम करेगा। उसी तरीके से 6D माउस होता है, इसके अलग अलग पोजीशंस होते हैं। अगर हम इसको राइट में ट्विस्ट करेंगे तो रोबोट A1 के लिए काम करेगा, लेफ्ट में ट्विस्ट करेंगे A2 के लिए काम करेगा, इसको पुल करेंगे तो रोबोट जो है साइड बाय साइड मूव करेगा, पुश करेंगे तो रोबोट दूसरी साइड मूव करेगा। ठीक है, इसको अप हम ट्विस्ट करेंगे, अपर मोशन में ट्विस्ट करेंगे तो रोबोट की A3 एक्सिस काम करेगी, लोअर इसको अगर ट्विस्ट कर देंगे तो A4 एक्सिस काम करेगी। ठीक है, इसको रोटेट करेंगे तो रिस्ट जो रोबोट का टूल जहां पे लगा होता है, एंड इफेक्टर जिसे बोलते हैं, वो रोटेट करेगा। अगर इसको दूसरी डायरेक्शन में रोटेट करेंगे तो वो दूसरी डायरेक्शन में रोटेट करेगा। तो 6D माउस इज नथिंग बट अ जॉगिंग की फॉर अ रोबोट। ये जो है दिया तो सभी स्मार्ट पैड में जाता है, लेकिन इसको यूज सिर्फ वही करते हैं जिनको बहुत ज्यादा एक्सपर्टीज हो जाती है, यानी कि जिनको पता होता है कि अगर मैं इस तरीके से रोटेट करूंगा तो रोबोट जो है इस तरीके से मूव करने वाला है। क्योंकि इसकी रोटेशन का या ट्विस्टिंग का कोई स्केल नहीं होता। आप एक डायरेक्शन में रोटेट करते करते इसको प्रेस भी कर सकते हो। अगर आपने इसको रोटेट करते करते प्रेस कर दिया तो रोबोट की दो एक्सिस साइमल्टेनियसली मूव करेंगी, और उस कंडीशन में आप अपनी डिजायर्ड पोजीशन को अचीव नहीं कर पाओगे, यानी कि वो एक्यूरेसी नहीं आएगी ऑपरेशन में। तो 6D माउस को जो है काफी टाइम के बाद, बहुत प्रैक्टिस के बाद ही जो है प्रिसाइजली यूज कर पाते हैं। लेकिन ये बहुत अच्छी चीज है, बहुत टाइम सेविंग है इसमें, और डायरेक्टली आप जो है सिर्फ अपने विद योर फिंगर टिप्स आप रोबोट को जो है कंट्रोल कर सकते हो। आप आपके अंगूठे और उंगलियों की सहायता से आप रोबोट को जैसे चाहो वैसे मूव करवा सकते हो, इफ यू हैव एक्सपीरियंस इन दिस। इसके अलावा इसके अलावा जो जॉगिंग के लिए होता है, वो जॉगिंग कीज होती हैं, जो कि नंबर 5 की मार्किंग देख रहे हो आप, जॉग कीज लिखा हुआ है फॉर जॉगिंग द रोबोट। अब ये A1 A2 A3 A4 A5 A6 हर एक्सिस के लिए पर्टिकुलर जॉब कीज हैं। ठीक है, और हर की पे आप देख रहे हो प्लस माइनस का निशान बना हुआ है, यानी कि वो पॉजिटिव डायरेक्शन एंड नेगेटिव डायरेक्शन, सो दोनों के लिए जो है जॉगिंग कीज दी, इस जिनके थ्रू आप जो है रोबोट को मूव करवा सकते हो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे, या फिर एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन में रोबोट को रोटेट करवा सकते हो, रोबोट को ट्विस्ट करवा सकते हो। ठीक है, तो किसी भी तरीके की पोजीशन पे आप रोबोट को लेके जा सकते हो बाय यूजिंग दिस जॉब कीज। देन 6th नंबर की मार्किंग पे ये है की फॉर सेटिंग ऑफ POV, दैट इज प्रोग्राम ओवरराइड। नाउ लेट मी टेल यू व्हाट इज प्रोग्राम ओवरराइड। जब हम रोबोट को ड्राई रन लेके रेडी कर चुके होते हैं, हमने उसको टीच कर दिया है, हमने रोबोट को प्रोग्राम कर दिया है, और रोबोट को प्रोग्राम के बाद रेडी है, पिक एंड प्ले रोबोट वो के लिए रेडी है। ठीक है, या फिर मशीन रेडी टू एग्जीक्यूट द प्रोग्राम। तो वो होता है सिलेक्शन मोड, जो कि ओ मोड होता है, ऑटो EXT मोड होता है, या फिर हम T1 मोड में भी इसको चलाकर देख सकते हैं यूजिंग इनेबलिंग डेड मैन स्विच इज कॉल्ड इनेबलिंग स्विच।
दी हेल्प फॉरवर्ड की, जो कि हम आपने की फॉरवर्ड की बैकवर्ड क्या होता है। तो जब भी हम प्रोग्राम मोड में चलते हैं तो हमें प्रोग्राम ओवरराइड यूज की जाती है। ये होती है रोबोट की स्पीड जो वो प्रोग्राम के टाइम पे फॉलो कर रहा है। प्रोग्राम ओवरराइड इज नथिंग बट द स्पीड ऑफ रोबोट which we have fed to it and we have programmed in it that on how much to we कंट्रोल आपसे की होती है, इनपुट उसमें दिया है, स्पीड इंस्ट्रक्शन डाला है, लेकिन जो आप करना चाहते हो दैट इज कंट्रोल्ड बाय द प्रोग्राम राइट व्हिच यू कैन सी ऑन द मार्किंग नंबर 6। उसके बाद हमारे पास है that is जो HOV split है J that is है ड्यूरिंग रोबोट को टीच करना प्रोग्राम करना रोबोट को टीच है, ठीक है। तो ये डिस्प्ले की है, इसको प्रेस करने से आप जो है स्क्रीन पे मेन्यू अपना जो है पूरा ओपन कर सकते हो, जो कि जिसके अंदर पूरे तरीके का मास्टरिंग, कैलिब्रेशन, प्रोग्रामिंग, फाइल कॉन्फ़िगरेशन डेटा, ठीक है, टूल कॉन्फ़िगरेशन, बेस कॉन्फ़िगरेशन, इन सब का डेटा होता है, फाइल का डेटा होता है, मॉड्यूल्स होते हैं। तो ये सारी चीजें जो है आप इस की के प्रेस करने से ओपन करके देख सकते हो। सो दैट इज नथिंग बट द मेन्यू की। उसके बाद 9 नंबर की मार्किंग जो है, 9 नंबर की मार्किंग पे लिखा हुआ है स्टेटस कीज। अब ये की नहीं है, ये कीज हैं। 9th नंबर की मार्किंग जहाँ पे है वहां पे आपको 4 अलग-अलग कीज दिखाई दे रही हैं, 4 अलग-अलग बटन दिखाई दे रहे हैं। सो स्टेटस कीज आर नथिंग बट द डेडिकेटेड कीज गिवन टू द एप्लीकेशन ऑफ रोबोट। जिस एप्लीकेशन के लिए रोबोट यूज हो रहा है उस एप्लीकेशन को ही ये डेडिकेटेडली दी जाती हैं। यानी कि मैंने रोबोट अगर इंस्टॉल कर लिया तो तब तक ये स्टेटस कीज काम नहीं करेंगी जब तक मैं उसमें उसकी एप्लीकेशन का सॉफ्टवेयर नहीं डाल देता। सपोज के एक रोबोट को पिक एंड प्लेस ऑपरेशन करना है, तो पिक एंड प्लेस ऑपरेशन के लिए ग्रिपर कॉन्फ़िगरेशन, ग्रिप टूल टेक, एडवांस ग्रिप टेक करके उसका सॉफ्टवेयर आता है। तो एडवांस ग्रिप टेक सॉफ्टवेयर जब तक मैं इसमें इंस्टॉल नहीं करूंगा तो मुझे स्टेटस कीज के बारे में इन पे कोई हाईलाइट नहीं मिलेगा, ना ही मुझे इनका यूज करना आएगा और ना ही मैं इनको यूज कर पाऊंगा। अगर वेल्डिंग का रोबोट है तो मैं बेसिक आर्कटेक या फिर एडवांस आर्कटेक का सॉफ्टवेयर डालूंगा। ओनली एंड ओनली देन these keys will be highlighted। तब ये इनके सामने फंक्शन, इनके सामने जो है मेन्यू में वो आइकन आ जाएगा कि ये कीज जो है किस लिए यूज हो रही हैं। तो स्टेटस कीज जो होती हैं वो एप्लीकेशनल कीज होती हैं, ग्रीपर को ऑन ऑफ करने के लिए, ठीक है, ग्रीपर में न्यूमेटिक प्रेशर आ रहा है नहीं वो चेक करने के लिए, वेल्डिंग में वेल्डिंग ऑन ऑफ करने के लिए, गैस जो शील्डिंग गैस होती है उसको चेक करने के लिए, ठीक है, वेल्डिंग को इनेबल डिसेबल करने के लिए, ठीक है, टू टेक अ ड्राई रन। तो इस तरीके से ये स्टेटस कीज काम आती हैं। आर वी अलाइंड टिल नाउ? आपको समझ आ रहा है ना मैं क्या समझा रहा हूँ? Yes, sir. Yes, sir. ओके,
गुड, कूल। तो 10 नंबर की मार्किंग पे अब हम चलते हैं। 10th नंबर मार्किंग है, दैट इज स्टार्ट की, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड द फॉरवर्ड की। ये होती है प्रोग्राम फॉरवर्ड की। एक प्रोग्राम को जब हम चलाते हैं, तो जब हम रोबोट को ऑटोमेटिक मोड में चलाते हैं तब भी इस की का यूज करना पड़ता है, और जब हम T1 मोड में लेकर रोबोट को या फिर T2 मोड में लेकर ड्राई रन लेके देखते हैं या फिर अपने प्रोग्राम को रन करा के देखते हैं कि हमने सही टीचिंग की है या नहीं, उस टाइम पे हम विद डेड मैन स्विच इस की का यूज करते हैं। यानी कि बेसिकली प्रोग्राम को चलाने के लिए 10 नंबर की यूज होती है, और 11वें नंबर की जो मार्किंग है बैकवर्ड, उसी प्रोग्राम को वापस चलाने, मतलब कि 10 नंबर से फॉरवर्ड इंस्ट्रक्शंस फॉलो करेगा, और जहां पे फॉरवर्ड इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हुए वो पहुंचा है वहीं से अगर वापस आना है सिमिलर पाथ में, तो वापस आने के लिए हम बैकवर्ड की का प्रयोग करेंगे। सो ये बिल्कुल ही वो प्ले फॉरवर्ड एंड प्ले बैकवर्ड की तरह ही होता है, जैसे हम सॉन्ग्स में या जो हमारे मूवीज में जो हम यूज करते हैं, वो ऐप यूज करते हैं, टूल यूज करते हैं जैसे VLC वगैरह के लिए ना, तो प्ले फॉरवर्ड एंड प्ले बैकवर्ड होता है। तो सिंपली है, प्ले फॉरवर्ड मींस कि रोबोट प्रोग्राम को फॉलो करते हुए आगे बढ़ेगा, प्ले बैकवर्ड मींस कि रोबोट प्रोग्राम को फॉलो करते हुए पीछे, यानी कि उसके जो पीछे की इंस्ट्रक्शंस अब तक वो फॉलो करते आया है उनको फॉलो करेगा। बट इट्स नॉट लाइक कि रोबोट होम पे खड़ा है और आप प्ले बैकवर्ड दबा दोगे, वो फिर कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि बैकवर्ड उससे पीछे कहाँ जाएगा, वो ऑलरेडी होम पे है। बैकवर्ड की सिर्फ तभी यूज आती है जब ऑलरेडी इट हैज इफ द रोबोट हैज एग्जीक्यूटेड सम प्रोग्राम और सम पाथ, जब उसने कोई पाथ फॉलो किया है तभी और केवल तभी वो बैकवर्ड की का यूज करके वापस जो है मोशन को एग्जीक्यूट करेगा। ओके जी, तो 12 नंबर की है हमारे पास। 12 नंबर की मार्किंग पे स्टॉप की है, दैट इज नथिंग बट अ सिंपल स्टॉप की। जब भी प्रोग्राम को हम ऑटोमेटिक मोड में चलाते हैं, तो इंस्टेड ऑफ मेकिंग इट अ इमरजेंसी स्विच स्टॉप, वी सिंपली स्टॉप इट बाय प्रेसिंग द स्टॉप की। तो ऑटोमेटिक प्रोग्राम चल रहा है या ऑटोमेटिक एक्सटर्नल में प्रोग्राम में रोबोट चल रहा है, तो उस केस में अगर रोकना है तो हम इमरजेंसी की नहीं प्रेस करते, क्योंकि इमरजेंसी प्रेस किया तो दोबारा सारा प्रोसेस जो है जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। बट स्टॉप की जो होता है ये प्रोग्राम को होल्ड कर देता है। दैट मीन्स कि आपने एक बार स्टॉप की दबाया, जब आप दोबारा स्टॉप दबा दोगे तो रोबोट जो है प्रोग्राम को वहीं से रिज्यूम कर लेगा। लेकिन किसी भी तरीके का इमरजेंसी अगर लगा, इमरजेंसी स्टॉप लगा, इमरजेंसी स्विच प्रेस हुआ, तो फिर जो है आपको री एग्जीक्यूट करना पड़ेगा प्रोग्राम को रीसेट करके, ठीक है। लेकिन स्टॉप की जो होता है ये स्टॉप एंड प्ले के लिए होता है प्रोग्राम के, कि आप रोबोट का कोई प्रोग्राम चला रहे हो, आपको बीच में कहीं जाना है या कोई और काम करना है, और आप चाहते हो कि रोबोट सिर्फ आपके सामने ही चले ड्यू टू सेफ्टी रीजंस, तो आप रोबोट के पे स्टॉप की प्रेस करके आप वो अपना काम कर सकते हो। उसके बाद आप जब दोबारा प्रेस करोगे, नॉट आफ्टर सो लॉन्ग, बट कुछ टाइम के बाद, कुछ मिनट्स के, कुछ सेकंड्स के बाद जब आप दोबारा उसको प्रेस करोगे तो रोबोट जो है अपना प्रोग्राम रिज्यूम कर लेगा। दैट इज द यूज ऑफ स्टॉप की। देन 13th नंबर मार्किंग है, 13वें नंबर का बटन कीबोर्ड की है। सिंपली आप सब लोग जानते ही होंगे, इसके ऊपर ये पेंसिल छपी हुई है, तो इसका क्या मतलब है, मतलब कि जब भी किसी का मॉड्यूल का नाम हमें चेंज करना है, किसी को रीनेम करना है, किसी में कुछ मॉडिफिकेशन करनी है, कुछ टाइप करना है, कुछ भी टाइप करना है, मतलब कि तो कुछ भी एडिट करना है, टाइप करना है, तो हम ये की जो कीबोर्ड की है इसको प्रेस करते हैं और हमारे स्क्रीन पे जो है एक टच स्क्रीन कीबोर्ड आ जाता है। उसके साथ हम जो है किसी भी फाइल को, फाइल में वैल्यू चेंज करना, रीनेम करना, उसमें कमेंट डालना, उसमें इंस्ट्रक्शंस डालना, प्रोग्राम लिखना, प्रोग्राम को चेंज करना, ठीक है, प्रोग्राम में कुछ वैल्यू एडिशन करना, पैरामीटर्स चेंज करना, तो कुछ भी जो है हम इसको एडिट की से कर सकते हैं। सो दिस इज द ओवरव्यू ऑफ अ टीच पेनेट फ्रॉम फ्रंट एंड। ये जो है फ्रंट एंड पे क्या क्या कीज होती हैं और उसका क्या काम है, दैट इज आई एक्सप्लेन टू यू। नाउ आई विल एक्सप्लेन द बैक एंड व्यू ऑफ अ स्मार्ट पैड। अब स्मार्ट पैड के पीछे की साइड में क्या क्या कीज होते हैं और ये कैसे काम आते हैं, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। स्टाइलस जो है ये एक तरीके का, जैसे सैमसंग के स्मार्टफोन्स में एस पेन आने लगा था ना, अभी भी आता है शायद कई मॉडल्स में, तो इसी तरीके से स्टाइलस होता है। ये एक तरीके का टच पेन होता है जिसके साथ टच करके प्रोग्रामिंग की जाती है। जैसे हम प्रोफेशनल्स या इंडस्ट्री में काम करने वाले इंजीनियर्स, इवन आई गेस सबको ही जिन्होंने इस पे काम किया है,
आदत हो जाती है स्टाइलस के साथ काम करने की, तो हमें फिर हैंड टच जो है थोड़ा और लगता है करना। तो स्टाइलस पहले आता था लेकिन अभी आना बंद हो गया है, बट इट वाज वेरी कन्वीनियंट टू टच एंड टाइप विद दिस स्टाइलस इंस्टेड ऑफ आवर हैंड, आवर फिंगर्स। चलिए कोई बात नहीं, ये तो स्टाइलस है। दूसरे नंबर पे इनेबलिंग स्विच है। नाउ आई विल एक्सप्लेन यू दिस इनेबलिंग स्विच। और आप देख रहे होंगे ना, चौथे नंबर पे देखिए एक बार, वहां भी इनेबलिंग स्विच लिखा हुआ है। और फिर छठे नंबर पे आप देखोगे वहां भी इनेबलिंग स्विच लिखा हुआ है। नाउ यू सी marking number 2, 4 and 6. Kindly see these markings 2, 4 and 6 white color के जो ये बटन है, these are genuinely the enabling switch. इनको enabling switch क्यों कहते हैं, पहले ये मैं आपको बता देता हूं। ये इनेबल करते हैं रोबोटिक सिस्टम को चलने के लिए। जब तक ये प्रेस नहीं किए जाएंगे तब तक रोबोट की ड्राइव्स, रोबोट के एक्सिस और पूरा मैनिपुलेटर वो काम नहीं करेगा जब तक ये प्रेस नहीं किए जाएंगे। आप टीचिंग कर रहे हो या प्रोग्रामिंग कर रहे हो, इवन आप इनपुट आउटपुट की बिट को हाई या लो भी नहीं कर सकते बिना इन्हें प्रेस किए। इनेबलिंग स्विच, दैट्स व्हाई दीज स्विच आर कॉल्ड इनेबलिंग स्विच, क्योंकि इनको प्रेस करके ही आप मैनिपुलेटर को चला सकते हो, एक रोबोट को ऑपरेट कर सकते हो। और ये हर रोबोट के लिए बनाए जाते हैं। इनका दूसरा नाम होता है डेड मैन स्विच। अब मैं इनको ये बता देता हूं कि इनको डेड मैन स्विच क्यों कहा जाता है। ये कीज जो होते हैं बहुत ही डेलिकेट होते हैं। ये इनके 3 मोड होते हैं, एक तो नॉर्मल मोड, एक जेंटल प्रेस मोड और तीसरा होता है हार्ड प्रेस मोड। अब नॉर्मल मोड यानी कि हमने इनको प्रेस बिल्कुल भी नहीं कर रखा है। जेंटल प्रेस मोड क्या होता है, इनको हम हल्का सा प्रेस करते हैं जैसे कि हम लाइव हैं, यानी कि जब हम सजीदा होते हैं तो हमें पता होता है कि किस चीज को कितना दबाना है, कितना प्रेस करना है और वो कैसे काम करेगी, यानी कि किस की को कितना प्रेस करना है ये हमें पता होता है। हम ऐसा तो नहीं है ना कि अपने फोन पे टच करते हैं तो हथौड़े से टच करते हैं, हम उंगली से, हमें पता है कि जस्ट जेंटल प्रेस एंड इट विल वर्क। ठीक है, तो हम क्यों, और ये हमें क्यों पता है, क्योंकि वी आर लाइव। ठीक है ना, हम सजीव हैं, हमारी सेंसेस काम कर रही हैं। लेकिन व्हाट इफ अ पर्सन इज डेड, और व्हाट इफ अ पर्सन इज इन अ हेक्टिक सिचुएशन, जब हम कहीं गिरने वाले होते हैं या अचानक से हमारा पैर फिसल जाए तो हमारे हाथ कैसे काम करते हैं। जो भी चीज हाथ में आएगी ना, बहुत टाइटली ग्रिप करने की कोशिश करेंगे उसे। एम आई राइट? एम आई राइट? Yes, sir. तो जब सिमिलर वे में जब हम घटना घटने वाली है या हम जो है होश में नहीं है, या मतलब कोई भी ऐसी सिचुएशन, या हम डेड हैं, तो हमारे हाथ जो हैं या हमारी जो ग्रिप है, पकड़ है, वो बहुत ही ज्यादा टाइट हो जाती है, जिसकी वजह से हम पैनिक सिचुएशन में आ जाते हैं। और उस पैनिक सिचुएशन में आने से हम इसको पूरी तरह प्रेस कर देते हैं, और पूरी तरह प्रेस होने पे ये एज एन इमरजेंसी स्विच काम करेंगे। ठीक है, उस टाइम पे रोबोट रुक जाएगा, उसको उसको पता चल जाएगा रोबोट को कि ऑपरेटर या इंजीनियर या टेक्नीशियन, वट एवर दे कॉल्ड, वो जो है प्रॉब्लम में है, या तो कोई दिक्कत आई है उनके सामने, या फिर हुआ है कुछ, मतलब कोई दिक्कत आई है स्मार्ट पैड के साथ, या फिर कुछ भी प्रॉब्लम हुई है जहां पे वो खड़े होके काम कर रहे थे, या फिर कोई भी दिक्कत हो सकती है कि उनका हाथ जो है किसी ऐसी हेक्टिक सिचुएशन में आ गया है जिससे कि वो काम नहीं कर पा रहे हैं। तो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड डेड मैन स्विच, कि जब भी बहुत ही ज्यादा इसको पैनिकली प्रेस किया जाएगा, बहुत ही ज्यादा प्रेस कर दिया जाएगा, तो ये इमरजेंसी स्टॉप की तरह काम करने लगता है, और रोबोट अलार्म जनरेट कर देगा कि डेडमैन स्विच जो है हार्डली प्रेस किया गया है, दैट मीन्स के द ऑपरेटर इज इन ट्रबल। और बहुत ही सॉफ्टली और जेंटली इसको प्रेस करते हैं तो रोबोट इनेबल रहता है, यानी कि वो बिल्कुल हमारे साथ लाइव रहता है, 1 to 1। उसकी सारी सर्वोस जो है वो ऑन रहती हैं, ड्राइव्स ऑन रहती हैं, ब्रेक्स जो हैं वो डिसेबल हो जाते हैं सर्वो के, एंड द रोबोट इज रेडी टू मूव। ठीक है, और तीसरी सिचुएशन जो पता ही है, अनप्रेस्ड है, नॉर्मल है तो रखा है, उसमें क्या कर सकते हैं। ओके, सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड इनेबलिंग स्विच। तो आप उस की वाले स्विच को इनेबलिंग स्विच ना याद रख के उसको आप सेशन सिलेक्शन मैनेजर कह सकते हैं, या फिर सेशन सिलेक्शन मेन्यू, और इस की को आप कह सकते हैं इनेबलिंग स्विच। एक्सक्यूज मी, हेलो हेलो, हेलो, हाँ जी। मैं
इलेक्ट्रिकल लैब में हूँ। हाँ जी, ओके। तो अब थर्ड नंबर की मार्किंग है स्टार्ट की, दैट इज नथिंग बट अ प्रोग्राम फॉरवर्ड की, ठीक है ना, क्योंकि प्रोग्राम को फॉरवर्ड करने के लिए जो है, जस्ट एक्सक्यूज मी, क्या हुआ हुआ आपको खिलाना है, खिलाओ। इधर इधर इधर, ओके। ओके, सो थर्ड नंबर की जो मार्किंग है दैट इज द स्टार्ट की और फॉरवर्ड की, वी कैन सिंपली से इट अ प्रोग्राम फॉरवर्ड की। नाउ 7 नंबर की जो मार्किंग है, द 7th नंबर मार्किंग, दैट इज फॉर यूएसबी। बट इसका मैं आपको बता दूं, जो ये व्हाइट कलर का स्विच है 1 नंबर पे ना, जहां कुका का लेबल है, अब इसकी जो पेन ड्राइव की यूएसबी की जो पोजीशन है, ये यहाँ पे कर दी है इन्होंने। यहाँ पे 2 यूएसबी लगाने का स्लॉट ऑप्शन दिए हैं, 2 स्लॉट इन्होंने प्रोवाइड किए हैं, जहां पे हम 2 यूएसबी जो हैं सिस्टम में लगा सकते हैं एक साथ। सो दिस वाज द ओवरव्यू ऑफ स्मार्ट पैड। डू यू गाइज वांट टू कंटिन्यू? हाँ जी, बताइए। Tired, sir. आई वाज जस्ट गेसिंग दैट। आपके सेशन होते हैं ना ऑटोमेशन के और इलेक्ट्रिकल के, इस सेशन से पहले, Yes, sir. और आई गेस आपको सेशन वो कंटिन्यू करने पड़ते होंगे। सूरज जी ब्रेक दे देते हैं बीच में या नहीं? No, sir. ओके, चलिए कोई बात नहीं। तो आज के लिए अगर आपको लग रहा है तो इतना काफी है। कल से हम बात करेंगे टाइप ऑफ रोबोट्स, और फिर हम रोबोट्स के बारे में जानेंगे, अलग अलग रोबोट कैसे काम करते हैं। दिस इज द ओवरव्यू वी आर गोइंग टू टेक टुमारो। चलिए, थैंक यू फॉर टुडे। जस्ट गिव मी अ सेकेंड, I'll take your attendance and please nobody please leave, क्योंकि अटेंडेंस भी जरूरी है आपका ये जो सेशन हुआ है। ओके, थैंक यू।